नमस्कार दोस्तों, क्लास 11th की एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स की किताब चल रही है। चैप्टर नंबर 2 चल रहा है। चैप्टर नंबर 1 खत्म हो चुका है। इंडियन इकोनॉमी 1950 से लेके 1990। इस चैप्टर में हम लोग क्या सीखने को मिलेगा, तो इंडिया के 5 ईयर प्लान्स का क्या गोल रहा है, उसका क्या ऑब्जेक्टिव रहा है, क्या प्रिंसिपल्स रहे, उसकी एक बेसिक आउटलाइन सीखने को मिलेगी। फिर अलग अलग सेक्टर्स में क्या क्या डेवलपमेंटल पॉलिसीज आई हैं, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में 1950 से 1990 के पीरियड में, ये सीखने को मिलेगी। रेगुलेटेड इकोनॉमी के मेरिट्स क्या होते हैं, फायदे क्या हैं, और उसके डिसएडवांटेजेस, लिमिटेशंस क्या क्या हैं, ये सब हमको सीखने को मिलेगा। अगर आप पहले 5 ईयर प्लान की बात करो तो यहाँ पे देखिए कुछ बात बोली गई है। द सेंट्रल ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग इन इंडिया इज टू इनिशिएट अ प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट which will raise the living standards and open out to the people new opportunities for a richer and more varied life। यानी कि प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है इंडिया में, कि भाई एक ऐसा डेवलपमेंट का प्रोसेस शुरू हो जिससे लोगों का रहने का, जीने का स्टैंडर्ड बढ़े, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़े, और कहीं ना कहीं लोगों के पास ये अपॉर्चुनिटी आए कि वो अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को सस्टेन कर सके, एक अच्छी लाइफ जी सके अपने दम पे, एक रिच और वेलाइड लाइफ जी सके। रिच का मतलब यहाँ नहीं, ये नहीं है कि बिल्कुल ही अमीरत में जिए, एक अच्छी लाइफ जी सके। तो जो पुराना गरीब हरबू किसान जिस प्रकार की गंदी जिंदगी जिया करता था, उससे बेटर जी सके। 15 अगस्त 1947 को हमको आज़ादी मिली। भैया इंडिया वोक अप टू अ न्यू डॉन ऑफ फ्रीडम। अब हम लोग अपनी डेस्टिनी के कुछ खुद डिसाइड करने वाले थे। 200 साल की गरीबी थी और नेशन बिल्डिंग का काम दिया गया हमारे कुछ लीडर्स को। मैं आपको एक बात बता दूं, जो सबसे गरीब तबका था ना हमारे देश का, उसके ऊपर आज़ादी का बहुत सालों तक कोई फर्क पड़ा नहीं। इनफैक्ट उसकी और हालत खराब हो गई। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा। आपने गैंग्स ऑफ वासेपुर करके एक मूवी अगर देखी हो, तो उसमें वो जो रामाधीर सिंह होता है, वो अपने जो होता है ना कि बाहुबली को समझा रहा होता है, जो सरदार खान का फादर बना होता है उसमें, कि आज़ादी के बाद जो किसान है, जो माइन वर्कर है, उनको क्या लग रहा है कि भाई तनख्वाह ज़्यादा मिलेगी, लेकिन अंग्रेजों के पास पैसा था तनख्वाह देने के लिए। आज़ादी के बाद जो सरकार आई उसके पास तो पैसा भी नहीं था। तो कुल मिला के जो सबसे गरीब तबका था ना, आज़ादी आने के बाद वो थोड़ा और परेशान हुआ है। जो लीडर्स थे इंडिपेंडेंट इंडिया के, उनको एक इकोनॉमिक सिस्टम चूज करना था। दो प्रकार के इकोनॉमिक सिस्टम उस समय पे एग्जिस्ट करते थे। एक तो था आपका कैपिटलिज्म, ठीक है, पूंजीवाद। एक था आपका सोशलिज्म। सोशलिज्म और जो आपका कम्युनिज्म होता है उसके बीच के फर्क को नहीं समझा रहा हूं। कैपिटलिज्म में प्राइवेट ओनरशिप है और आपका सोशलिज्म में सब कुछ सरकार के पास रहता है, सब कुछ सरकार की ओनरशिप के अंदर रहता है। तो बेसिकली ये दो प्रकार के इकोनॉमिक सिस्टम थे। हमारे लीडर्स के पास ऑप्शन थे कि हम क्या चुनना चाहते हैं। ठीक है भाई। तो अब अगर आप इकोनॉमिक सिस्टम की बात करो तो यहाँ पे बॉक्स नंबर 2.1 में इकोनॉमिक सिस्टम्स के बारे में कुछ बातचीत कर रखी है, इसको समझते हैं। बेसिकली हर सोसाइटी में कुछ बेसिक सवालों के जवाब देने बहुत ज़रूरी होते हैं कि एक देश में उस देश की ज़रूरतों के लिए क्या गुड्स और सर्विसेज पैदा करने चाहिए, उन गुड्स और सर्विसेज को कैसे पैदा करना चाहिए, और शुड प्रोड्यूसर्स यूज मोर ह्यूमन लेबर और मोर कैपिटल्स फॉर प्रोड्यूसिंग थिंग। तो क्या थिंग्स को प्रोड्यूस करने के लिए ज़्यादा ह्यूमन लेबर चाहिए या ज़्यादा मशीन चाहिए? तो मशीनीकरण ज़्यादा करना है या आपको लेबर इंटेंसिव इकोनॉमी रखनी है? और जो गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं उनको लोगों के बीच में कैसे बांटना है? ये कुछ एक बेसिक सवाल होते हैं इकोनॉमी के। अब इन बेसिक सवालों का जवाब दिया जाए तो पहला जवाब दिया जा सकता है मार्केट फोर्सेस पे। आप मार्केट फोर्सेस पे छोड़ दो कि आपको क्या प्रोड्यूस करना है, क्या प्रोड्यूस नहीं करना है। मार्केट फोर्सेस डिमांड और सप्लाई के नियम पे चलती हैं। तो कैपिटलिज्म को फॉलो करते हो, जिसको आप कह सकते हो कि मार्केट फोर्सेस को फॉलो करते हो। कैपिटलिज्म, मार्केट फोर्सेस एक ही चीज है। तो ये कंसेप्ट क्या बोलेगा कि आप केवल उन गुड्स को प्रोड्यूस करिए, केवल उन सर्विसेज को प्रोड्यूस करिए जिनकी डिमांड है मार्केट में। डिमांड केवल उन गुड्स की होगी और वो लोग डिमांड करेंगे जिनके पास जेब में पैसा होगा कि भाई जब उनको वो गुड प्रोवाइड किया जाए वो उसका पेमेंट कर सके। तो अगर कार डिमांड में है तो कार बनाई जाएगी, अगर साइकिल डिमांड में है तो साइकिल बनाई जाएगी। तो अगर बनाने के प्रोसेस में लेबर सस्ता पड़ रहा है, लेबर से काम चल रहा है, तो लेबर को लगाया जाएगा। अगर मशीनीकरण से सस्ता पड़ रहा है लॉन्ग टर्म में, तो मशीनें लगाई जाएंगी, लेबर कम कर दिया जाएगा। ठीक है भाई। मशीन ज्यादा एफिशिएंट तरीके से काम कर रही है, लेबर से गलतियां हो रही हैं, तो भाई कहीं ना कहीं प्रोडक्शन में फॉल्ट आ रहा है, डिफॉल्ट आ रहा है, एफिशिएंसी कम हो रही है, तो लेबर हटाया जाएगा, मशीनें लगाई जाएंगी। कुल मिला के एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी में, कैपिटलिज्म में, मार्केट फोर्सेस में जहां पे फॉलो किया जाता है, वहां पे लोग जो मांगते हैं
अपनी परचेजिंग पावर के हिसाब से, परचेजिंग पावर मतलब कि उनकी काबिलियत जो है चीजों को खरीदने की, उसके हिसाब से चीजें पैदा की जाएंगी। तो डिमांड होनी चाहिए, डिमांड के हिसाब से काम हो रहा है, लेकिन उस डिमांड के पीछे परचेजिंग पावर होनी चाहिए। तो भाई जो गरीब है, जो कि अर्बन इलाकों में आके काम करता है, उसकी भी तो डिमांड है कि उसको रहने के लिए घर चाहिए। बट क्या रहने के लिए घर मिल जाता है? नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि उस गरीब के पास पैसा नहीं है देने के लिए। तो डिमांड एंड सप्लाई के नियम पे काम होता है, लेकिन जो डिमांड हो रही है उसके पीछे जो डिमांड करने वाले लोग हैं उनके पास परचेजिंग पावर होनी चाहिए, और गरीब के पास परचेजिंग पावर नहीं होती है। समझ गया बात को? इस प्रकार का जो कैपिटलिज्म वाला सिस्टम था, हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी को पसंद नहीं आया। उन्होंने बोला भाई ऐसे तो हमारा देश गरीब है और गरीब होता चला जाएगा, तो ये कैपिटलिज्म, कोर कैपिटलिज्म तो हम नहीं पकड़ सकते। नेहरू साहब ने ये बोला। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन दोस्तों, अगर अब तक आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया है, इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल कर दीजिए। ज्वाइन बटन दबा के आप मुझे हेल्प कर सकते हैं। एनसीईआरटी क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक की इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस सबकी किताब मैंने आपके लिए बना रखी है या बना रहा हूँ, तो आप ज्वाइन बटन दबा के हेल्प कर सकते हो। स्पेक्ट्रम लक्ष्मीकांत भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। इंस्टाग्राम पे फॉलो करके आप अपने जेन्युइन डाउट्स पूछ सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे दे रखा है। वहाँ पे आपको मेरे बाकी करंट अफेयर्स के लेक्चर्स की पीडीएफ मिल जाएगी। मेरे जो भी वीडियोस में अपडेट करता हूँ उनको लिंक भी मैं टेलीग्राम में शेयर कर देता हूँ। जिन वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको नहीं जाती है उन वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी। तो ज्वाइन बटन, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो हमने कैपिटलिज्म सिस्टम की बात कर ली थी, अब हमने बात करते हैं सोशलिस्ट सोसाइटी की। सोशलिस्ट सोसाइटी में चीजें एकदम सिंपल हो जाती है। क्यों? क्योंकि अब हर चीज यहाँ पे गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि सोसाइटी की जरूरतें क्या है, गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि उस देश के लोगों की जरूरत क्या है। और जब गवर्नमेंट डिसाइड करेगी उस देश के लोगों की जरूरत क्या है, तो देश के सारे लोगों की जरूरत को कंसीडर किया जाएगा, ना कि कुछ इंडिविजुअल कंज्यूमर्स की जरूरतों को डेवलप वो कंसीडर किया जाएगा। तो भाई प्राइवेट कंपनीज क्या कर रही थी और कैपिटलिज्म क्या कर रहा था कि कुछ इन्फ्लुएंशियल लोग, तो मान लीजिए कि 1000 लोग भी पूरे इंडिया में ऐसे मिल गए जो कि BMW का टॉप मॉडल खरीदना चाहते हैं, जो कि 80 लाख का मार्केट में आ रहा है। तो 80 लाख इंटू 1000 कर दीजिए, आप देख लीजिए कितने हो गए। ठीक है, 80 लाख इंटू 1000 हो गए आपके लगभग 8 करोड़ 80 800 करोड़ रुपए। तो 800 करोड़ रुपए के लिए BMW भी सोचेगा कि चलो यार एक बार कार बना लेते हैं, क्योंकि 1000 लोग ही इनफ है। ठीक है, लेकिन यहां पे नहीं है। सोशलिस्ट सोसाइटी में पूरे देश में मैक्सिमम तबका जो चाहेगा उसके लिए होगा, कुछ लोगों के लिए या कुछ इंडिविजुअल कस्टमर्स के लिए कोई भी डिसीजन नहीं ले पाएंगे। तो यहाँ पे सोशलिज्म के आधार पे चीजें पैदा की जाएंगी, ना कि इस आधार पे कि किसके पास ताकत है चीजों को खरीदने की। तो एक सोशलिस्ट कंट्री अपने सिटीजन्स को हेल्थ केयर प्रोवाइड करता है, अपने सिटीजन्स को नौकरी प्रोवाइड करता है। सोशलिस्ट कंट्री में कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होती, तो रहने की जगह नहीं, तो आपको रहने की जगह तक प्रोवाइड की जाएगी। क्यूबा और चाइना में बहुत देखा गया है। कभी क्यूबा जाइए, चाइना में तो चलिए फिर भी आज के डेट में कैपिटलिज्म बहुत होने लगा है, बट सॉरी क्यूबा में आज की डेट में कैपिटलिज्म ना के बराबर है। चाइना में तो देखिए प्राइवेट ओनरशिप बहुत आ गई है, उनकी इकोनॉमी आगे बढ़ गई है। तो चाइना इज अ क्यूरियस मिक्स ऑफ सोशलिज्म एंड कैपिटलिज्म। उनकी इकोनॉमी कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी पे काम करती है, उनका एडमिनिस्ट्रेशन अभी भी सोशलिज्म की तरह चलता है। क्यूबा में दोनों, चाहे उनकी इकोनॉमी हो चाहे उनका एडमिनिस्ट्रेशन हो, वो सोशलिस्ट तरीकों से चलता है। तो क्यूबा में चाहे हेल्थ केयर हो, चाहे लोगों को खाना प्रोवाइड करना हो, कारें प्रोवाइड करना हो, रहने के लिए घर प्रोवाइड करना हो, सब सरकार करती है। अब बिल्कुल कोर सोशलिस्ट आइडियोलॉजी चले जाना, ये भी जवाहरलाल नेहरू जी को पसंद नहीं है, इसके बारे में भी बात करेंगे। मिक्स्ड इकोनॉमीज क्या होती है? मिक्स्ड इकोनॉमीज में कैपिटलिज्म और सोशलिज्म दोनों अपना काम करते हैं। तो एक मिक्स्ड इकोनॉमी में इन 3 क्वेश्चन का कैसे जवाब दोगे? कौन से 3 क्वेश्चन? ये शुरू वाले 3 क्वेश्चन कि कौन से गुड सर्विसेज को पैदा करना है, कैसे पैदा करना है और कैसे लोगों के बीच में बांटना है और किसके थ्रू पैदा करना है। इन 3-4 सवालों का जो जवाब है वो मिक्स्ड इकोनॉमी में आपको सोशलिज्म और कैपिटलिज्म को मिला के मिलेगा। तो भाई जिन लोगों को वो गुड्स एंड सर्विसेज चाहिए जो उनको परचेज कर सकते हैं, तो उनको वो भी अवेलेबल करवा दो। और एसेंशियल गुड्स और सर्विसेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन ले लेगी? सरकार ले लेगी। तो ये हो जाएगा मिक्स्ड इकोनॉमी का कंसेप्ट। और कुछ ना कुछ इंडिया में इसी मिक्स्ड इकोनॉमी के कंसेप्ट को पकड़ा गया। बिल्कुल कोर सोशलिज्म को जवाहरलाल नेहरू जी फॉलो नहीं करना चाहते थे। जिस प्रकार का सोशलिज्म सोवियत यूनियन में चल रहा था ना, कि भाई सारे फैक्ट्रीज को, सारे फार्म्स को, सारे जमीनों को सरकार ओन कर रही है, ये नेहरू जी नहीं चाहते थे। नेहरू जी ये नहीं चाहते थे कि भाई प्राइवेट प्रॉपर्टी को, प्राइवेट इनिशिएटिव को आप जीरो कर दो, क्योंकि कहीं ना कहीं नेहरू जी इस बात को जानते थे कि इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कितना ज्यादा जरूरी है। तो कहीं ना कहीं एक क्यूरियस मिक्स चाहिए था सोशलिज्म और कैपिटलिज्म का, जिसमें सोशलिज्म हावी हो बट कुछ हद तक कैपिटलिज्म भी हो। ये चाहते थे कौन?
ये चाहते थे हमारे प्रधानमंत्री नेहरू जी और बाकी जो लीडर्स थे हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। ठीक है भाई। तो एक्सट्रीम वर्जन्स ऑफ कैपिटलिज्म नहीं पसंद था नेहरू जी और बाकी लीडर्स को, ना ही एक्सट्रीम वर्जन्स ऑफ सोशलिज्म। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत सोशलिज्म की तरफ झुकाव था नेहरू जी का और हमारे बाकी लीडर्स का, और एक ऐसा ही इकोनॉमिक सिस्टम वो सामने लेके आए। ओके, तो वो बेस्ट फीचर्स ऑफ सोशलिज्म को अडॉप्ट करना चाहते थे और लिमिटेड गुड फीचर्स ऑफ कैपिटलिज्म को अडॉप्ट करना चाहते थे। तो इंडिया में सोसाइटी सोशलिस्ट बनेगी, जहां पे ज्यादातर कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में होगा, एक स्ट्रांग पब्लिक सेक्टर होगा, लेकिन प्राइवेट प्रॉपर्टी के लिए और प्राइवेट इनिशिएटिव के लिए, प्राइवेट इंटरप्राइजेस के लिए भी जगह होगी, दो बहुत लिमिटेड तरीके से होगी। अभी लिमिटेड तरीके से क्यों होगी इसको भी मैं आपको समझाता हूं। आगे चलते हैं, व्हाट इज अ प्लान, इस पे थोड़ी देर में आते हैं। तो भाई कहीं ना कहीं एक ऐसी इकोनॉमी जहां पे सोशलिज्म है, मतलब पब्लिक सेक्टर स्ट्रांग है बट प्राइवेट सेक्टर भी है। इस चीज को किसके थ्रू प्रोमोलकेट किया गया? इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन आया 1948 का, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। 1950 में प्लानिंग कमीशन बनाया गया। प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन थे आपके प्राइम मिनिस्टर साहब। 5 ईयर्स के हिसाब से यहाँ पे प्लानिंग करनी शुरू की गई। 5 ईयर्स के हिसाब से प्लानिंग सोवियत यूनियन में भी की जाती थी उनके सोशलिस्ट सिस्टम के अंदर। कुछ ना कुछ ये 5 ईयर प्लान इंडिया में भी चलाया गया, लेकिन उस हिसाब के सोशलिज्म को फॉलो नहीं किया गया जिस हिसाब का सोशलिज्म आपका सोवियत यूनियन में फॉलो किया जा रहा था। अब बात करते हैं हमारे देश के 5 ईयर प्लान का गोल क्या था। जब भी कोई प्लान बनाया जाता है, प्लान से पता चलता है कि भाई प्लान एक ऐसा मोडस ऑपरेंडी है, काम करने का तरीका, समझ लीजिए प्लान। 5 ईयर प्लान का गोल क्या था हमारे यहाँ पे? ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस, इक्विटी, ये 4। ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस और इक्विटी, ब्रॉड शब्द में बोलो तो हमारे 5 ईयर प्लान ये करने की कोशिश करेंगे, और इनको जितना ज्यादा हो सके उतने बराबर तरीके से करने की कोशिश करेंगे। हाँ, ये अलग बात है कि अब हमारे पास रिसोर्सेज इतने कम है कि हम सब कुछ बराबर तरीके से नहीं कर सकते और अनलिमिटेड तरीके से नहीं कर सकते। किसी एक चीज को प्राइमरी इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी, कभी किसी चीज को सेकेंडरी इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी, लेकिन कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होने चाहिए। जो 4 मैंने आपको गोल बताए हैं कि भाई ग्रोथ होनी चाहिए, मॉडर्नाइजेशन होना चाहिए, सेल्फ रिलायंस होना चाहिए, इक्विटी होना चाहिए, एक दूसरे के साथ बैलेंस होने चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं ग्रोथ की। ग्रोथ का मतलब क्या है कि एक कंट्री की कैपेसिटी, एक कंट्री की काबिलियत कि वो किस हद तक अपनी गुड्स और सर्विसेज को बढ़ा सकते हैं। गुड्स और सर्विसेज को बढ़ाने के लिए आपका इंफ्रास्ट्रक्चर तगड़ा होना चाहिए, यानी आपका प्रोडक्टिव कैपिटल तगड़ा होना चाहिए। ये प्रोडक्टिव कैपिटल आपका ह्यूमन रिसोर्स भी हो सकता है, ये प्रोडक्टिव कैपिटल आपका इंफ्रास्ट्रक्चर भी हो सकता है। तो फार्मेसी के फील्ड में इंडिया में बहुत सारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी कोविड-19 की वैक्सीन है। जैसे ही कोविड-19 की वैक्सीन का ड्रग फॉर्मुलेशन सामने निकल के आया, वैक्सीन अप्रूव हो गई, एक झटके में इंडिया में वैक्सीन इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार था, तुरंत वैक्सीन बननी शुरू हो गई। अब सोचिए वैक्सीन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता तो क्या वैक्सीन इतने मेजर स्केल पे इंडिया में मैन्युफैक्चर हो पाती? नहीं हो पाती। तो ये क्या है? ये प्रोडक्टिव कैपिटल है, यानी कि इमीडिएटली आपने चीजें इंप्लीमेंट कर दी। तो कल की डेट में अगर आईफोन को एक टैबलेट लॉन्च करना है और उसकी डिजाइनिंग अमेरिका में वो लोग कर चुके हैं, एक नए प्रकार का टैबलेट लॉन्च करना है, तो क्या उस टैबलेट को इंस्टेंट तरीके से बनाने का इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया के पास है? नहीं है, चाइना के पास है। तो कल की डेट में यूएस के एप्पल के ऑफिस में बैठ के सब लोग डिस्कशन करते हैं नया टैबलेट निकालना है, तो उस टैबलेट की मैन्युफैक्चरिंग मोस्टली चाइना में होगी, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर वहीं पे है उसको बनाने लायक। इंडिया में नहीं बन सकता वो। समझ गया आप बात को? इसको बोलते हैं प्रोडक्टिव कैपिटल। ओके, देश में प्रोडक्टिव कैपिटल रहे ताकि जैसे कोई झटके से डिसीजन लिया जाए उसको तुरंत इंप्लीमेंट किया जाए। प्लस देश की प्रोग्रेस को सपोर्ट देने के लिए कुछ और बैकएंड सपोर्ट होना चाहिए, जैसे ट्रांसपोर्ट सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, सर्विस सेक्टर, ये सब हमारा जबरदस्त तरीके से डेवलप होना चाहिए ताकि फटाफट चीजों को काम पे लगाया जाए। समझ गए भाई? तो गुड इकोनॉमिक ग्रोथ का इंडिकेटर क्या होता है? गुड इकोनॉमिक ग्रोथ का इंडिकेटर होता है भाई कि भाई आपकी जीडीपी बढ़ रही है। आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, कैसे पता चलेगा? जीडीपी कितनी बढ़ रही है। तो इस साल आपकी जीडीपी कितने परसेंट बढ़ी, पिछले साल आपकी जीडीपी कितने परसेंट बढ़ी थी, इस बेसिस पे आपको पता करते हो कि आपके यहाँ पे एक्चुअली में इकोनॉमिक एक्टिविटी कितनी हो रही है। जीडीपी क्या है? दिस इज बेसिकली द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर। एक साल में एक देश में कितने गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हुई, ये बताता है जीडीपी। तो जीडीपी एक केक है, जितना बड़ा केक होता जाएगा उतनी ही बड़ी ग्रोथ होती जाएगी, उतनी ही बड़ी आपकी इकोनॉमी होती जाएगी। अगर एक केक बड़ा है तो कुल मिला के कहीं ना कहीं जो उस केक को खाने वाले लोग हैं, यानी जो इस देश में जितने नंबर ऑफ लोग हैं, उनको बेनिफिट्स ज्यादा मिलेंगे। और इस चीज को करने की कोशिश की थी हमारे 5 ईयर्स प्लान्स ने। ठीक है भाई?
तो इट इज़ नेसेसरी टू प्रोड्यूस मोर गुड्स एंड सर्विसेज द पीपल ऑफ इंडिया टू एंजॉय अ मोर रिच एंड वेरिड लाइफ। तो एक रिच और वेरिड लाइफ को जीने के लिए आपको केक बड़ा करना पड़ेगा, अपनी जीडीपी बड़ी करनी पड़ेगी। अगर आप बात करो जीडीपी कैसे कैलकुलेट की जाती है एक कंट्री की, तो जो अलग अलग सेक्टर्स है इकोनॉमी की, जैसे कि एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया, प्राइमरी सेक्टर हो गया, इंडस्ट्रियल सेक्टर हो गया, सेकेंडरी सेक्टर हो गया, सर्विस सेक्टर हो गया, टर्शियरी सेक्टर हो गया, तो इन सेक्टर से जितना भी कंबाइंड इकोनॉमिक प्रोडक्शन हुआ उसको आप कैलकुलेट कर लो, वो बन जाएगी जीडीपी। ठीक है, एक कंट्री के इलाके के अंदर जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई उसका मेजर होता है आपका जीडीपी। ठीक है भाई, और कितना बड़ा एग्रीकल्चर सेक्टर है, कितना बड़ा सर्विस सेक्टर है, कितना बड़ा इंडस्ट्रियल सेक्टर है, ये बताता है उस इकोनॉमी का स्ट्रक्चरल कंपोजिशन। अगर आप कुछ कंट्री की बात करिए तो कुछ कंट्री में एग्रीकल्चर एक लिमिट से ज़्यादा जीडीपी में कंट्रीब्यूट करेगा और कुछ समय के बाद वो ना के बराबर करेगा। जैसे कि शुरुआत में जब यूएसए एक नेसेंट कंट्री थी, उस समय पे यूएसए की इकोनॉमी में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर कौन था? एग्रीकल्चर। आज की डेट में यूएसए की इकोनॉमी एग्रीकल्चर केवल 1% ऑफ जीडीपी है। वही सबके साथ होता है। जब कंट्री शुरुआत करती है ना, जब वो एक नेसेंट कंट्री होती है तो एग्रीकल्चर सबसे बड़ा पार्ट होता है उसकी इकोनॉमी का। जैसे कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उस समय पे कह सकते हो कि 60-70% हमारी इकोनॉमी का एग्रीकल्चर था, लेकिन आज की डेट में एग्रीकल्चर हमारी इकोनॉमी का मुश्किल से 15% के लगभग है। ठीक है, मॉडर्नाइजेशन की बात की जाए, अभी हम उन 4 प्रिंसिपल्स की बात कर रहे हैं जो कि 5 ईयर प्लान्स ने प्रमोट करने की कोशिश की है। गुड्स और सर्विसेज को एफिशिएंट तरीके से और अच्छी क्वालिटी का अगर आपको पैदा करना है तो कहीं ना कहीं नई टेक्नोलॉजी को आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा, और इस नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के प्रोसेस को आप बोलते हो मॉडर्नाइजेशन। एज सिंपल एज दैट। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर एक फार्मर को अपने फार्म में आउटपुट बढ़ाना है तो वो नए प्रकार की सीड वैरायटीज इस्तेमाल कर सकता है, पुरानी हटा सकता है। ये क्या है? ये मॉडर्नाइजेशन है। पेस्ट रेजिस्टेंट वैरायटीज आ रही है, जेनेटिकली मॉडिफाइड वैरायटीज आ रही है, हालांकि वो कितनी एफिशिएंट है इसके ऊपर एक सवाल है, बट कहीं ना कहीं दिस इज अ पार्ट ऑफ मॉडर्नाइजेशन। नई प्रकार की मशीनों का प्रयोग करके एक फैक्ट्री अपने आउटपुट को बढ़ा सकता है, तो नई टेक्नोलॉजी की मदद से अपने प्रोडक्शन को बढ़ाना, अपनी प्रोडक्टिव कैपेसिटी को बढ़ाना, इसको बोला जाता है मॉडर्नाइजेशन। तो मॉडर्नाइजेशन का मतलब केवल नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग नहीं है। मॉडर्नाइजेशन का मतलब यह भी होता है कि आप अपने सोशल आउटलुक को बदलो। तो नए टेक्नोलॉजी के प्रयोग से आप अपनी प्रोडक्टिव कैपेसिटी को बढ़ा रहे हो, बढ़िया बात है, लेकिन एट द सेम टाइम आप अपने सोचने के तरीके को बदल रहे हो, यह भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, जो हमारी ट्रेडिशनल सोसाइटी हुआ करती थी वहां पे वुमेन को दबाया जाता था, तो क्या आज की डेट में आप वुमेन को दबा दोगे? आज की डेट में तो वुमेन को मेन के बराबर समझा जाता है ना, और वुमेन आर बेसिकली 50% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन। तो अगर आप हमारी देश की 50% पॉपुलेशन को दबा दोगे तो देश क्या ही प्रोग्रेस करेगा? तो देश को प्रोग्रेस करने के लिए मॉडर्नाइजेशन की जरूरत है, और मॉडर्नाइजेशन के लिए आपको मॉडर्न सोसाइटी लेके आनी है, अपने दकियानूसी ख्यालात को हटाना है। तो वुमेन के टैलेंट को बैंक में, फैक्ट्री में, स्कूल्स में इस्तेमाल करना है ताकि सोसाइटी प्रॉस्पेरस हो। ठीक है भाई, तो ये भी एक प्रकार का मॉडर्नाइजेशन है। तो मॉडर्नाइजेशन सिर्फ इकोनॉमिक टर्म्स में यहाँ पे बात नहीं करनी है, मॉडर्नाइजेशन का यहाँ पे एक बहुत वैराइड मीनिंग है। ठीक है, उसके आगे अगर बात की जाए, नेक्स्ट चीज यहाँ पे निकल के आती है सेल्फ रिलायंस। ओके, तो भाई कहीं ना कहीं एक नेशन की इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही, मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, वो अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहा है। अब ये मॉडर्नाइजेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ तो किसके दम पे कर रहा है? अपनी बनाई हुई चीजों के दम पे कर रहा है या दूसरे देश की बनाई हुई चीजों के दम पे कर रहा है? आज की डेट में हम चाइना को उतने पोटेंट तरीके से जवाब नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि हम चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है बहुत सारे इंपोर्ट्स को लेके। अगर ये सेल्फ रिलायंस हमारे पास होता, अगर हम बल्क ड्रग्स के लिए, अगर हम इंडस्ट्रियल पार्ट्स के लिए, अगर कार की मशीनरी के लिए, अगर सेमीकंडक्टर्स के लिए हम चाइना पे डिपेंडेंट नहीं होते, तो क्या हम चाइना को फॉरेन पॉलिसी में एक अच्छा जवाब दे पाते? बिल्कुल दे पाते, लेकिन आज की डेट में हमें चुप रहना पड़ जाता है, चाइना के प्रोपोगेंडा को झेलना पड़ जाता है। तो सेल्फ रिलायंस पे फोकस दिया 5 ईयर प्लान्स ने। हालांकि इस फोकस देने से भी कुछ आज तक हुआ नहीं है, क्योंकि सरकारों ने चीजों को ठीक से इंप्लीमेंट नहीं किया है। ओके, तो सेल्फ रिलायंस मतलब क्या है? कि आप अपनी प्रोडक्टिव कैपेसिटी को बढ़ाओ। कुल मिला के आप चीजों को अपने देश में बनाओ, ना कि उनको इंपोर्ट करके अपनी जरूरतों को पूरा करो। और हम आज की डेट में क्या कर रहे हैं? चीजों को इंपोर्ट करके अपनी जरूरतों को पूरा कर रहे हैं इंडिया में उनको प्रोड्यूस करने की बजाय। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ सेक्टर्स में हमने दूसरों के ऊपर अपने रिलायंस को बंद भी किया है, जैसे कि फूड का सेक्टर। तो ग्रीन रेवोल्यूशन आया और हमारी जो डिपेंडेंस थी दूसरी कंट्रीज के ऊपर वो कम हुई है। कहीं ना कहीं हमने फॉरेन इन्फ्लुएंस को अपने ग्रीन रेवोल्यूशन के थ्रू कम किया है। हमारे पास आज की डेट में इतनी फूड सप्लाईज है कि हमको कहीं से इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं, इनफैक्ट हम बाहर एक्सपोर्ट करते हैं।
तो ये सब बेसिक चीजें यहाँ पे बताई गई, क्योंकि जब हम आजाद हुए थे ना उस समय पे फूड इनसिक्योरिटी बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी देश की। तो कहीं ना कहीं जनता, देश की भूखी जनता को खाना खिलाना, यही हमारे लीडर्स के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज था। नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, इक्विटी की। देखिए, अगर आप बात करो ग्रोथ की, अगर आप बात करो मॉडर्नाइजेशन की, अगर आप बात करो सेल्फ रिलायंस की, ये सब आपकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं, आपकी इकोनॉमी को बड़ा कर सकते हैं, सब कुछ अच्छा कर सकते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपके देश में सब लोग ऊपर जाएं। आज की डेट में हमारी इकोनॉमी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इनइक्वालिटी। जो अमीर है वो अमीर ही होता चला जा रहा है, जो गरीब है वो गरीब ही होता चला जा रहा है। तो भाई आपको मॉडर्नाइजेशन लाना है, ग्रोथ लाना है, सेल्फ रिलायंस लाना है, और वो इक्विटेबल तरीके से लेके आना, ताकि इसके बेनिफिट सबके पास पहुंचे। ऐसा ना हो कि एक बहुत बड़ा तबका गरीबी में जी रहा है और एक तबका ऐसा है जिसके पास इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी भर भर के पहुंची और एक तबका गरीब ही रह गया हो। ये नहीं होना चाहिए। हर इंडियन के पास ये काबिलियत होनी चाहिए कि वो अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके। तो एक फूड हो, डिसेंट हाउस हो, एजुकेशन हो, हेल्थ केयर हो, ये सब चीज़ें सबके पास अवेलेबल होनी चाहिए। और आगे हम बात करेंगे कि जो हमारे 5 ईयर प्लान्स हैं 1950 से लेकर 1990 में, इन्होंने किस प्रकार से परफॉर्म किया है। बट उस पे जाने से पहले पहले कि हमने कुछ चीज़ें छोड़ दी हैं, जैसे कि यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि प्लान क्या होता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम्स के बारे में तो हमने बात कर ली थी। व्हाट इज प्लान? प्लान बेसिकली एक ऐसा तरीका है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें यह लिखा हुआ है कि एक देश के रिसोर्सेज का किस हिसाब से प्रयोग करना है। तो इंडिया के 5 ईयर प्लान्स क्या बोलते हैं कि इंडिया के पास जो भी रिसोर्सेज है कैसे उनको डिप्लॉय किया जाए और उससे हम क्या ऑब्जेक्टिव्स बनाएंगे। और 2017 तक ये जो 5 ईयर प्लान्स इंप्लीमेंट किए जाते थे, जो लास्ट 5 ईयर प्लान था वो 2012 से लेकर 2017 का था। इसमें इन 5 ईयर्स में जो डेवलपमेंट किया जाता था, केवल इसकी बात नहीं होती थी, इसके बाद के 20 सालों में कैसा डेवलपमेंट होगा इसकी बात भी होती थी। जो लॉन्ग टर्म प्लान इन 5 ईयर प्लान्स में इनबिल्ट होता था, इसको बोला जाता था पर्सपेक्टिव प्लान। ठीक है भाई। अब कहीं ना कहीं एक प्लान के अंदर आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि सारे सेक्टर्स पे बराबर से ध्यान दिया जाएगा, एकदम से इकोनॉमी को उठा के बिल्कुल ऊपर पहुंचा दिया जाएगा। तो जो गोल सेट किए जाते थे प्लान्स के अंदर, कभी कभी 5 ईयर प्लान्स में प्लान के हिसाब से इंपॉर्टेंस दी जाती थी सेक्टर को। जैसे जब पहला 5 ईयर प्लान आया, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई एग्रीकल्चर को। जब दूसरा 5 ईयर प्लान आया तो इंपॉर्टेंस दी गई किसको? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को। तो प्लान टू प्लान वेरी करता था कि भाई सरकार कौन से सेक्टर को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना चाह रही है। और कभी कभी जो गोल्स आप फिक्स करते हो ना प्लान्स के अंदर, वो एक दूसरे को कॉन्फ्लिक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी प्लान में आप देश में मॉडर्न टेक्नोलॉजी लाने की बात कर रहे हो, तो वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी को लाने वाली बात एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने वाली बात के साथ कॉन्ट्रडिक्ट हो सकती है। क्योंकि जब आप मॉडर्न टेक्नोलॉजी लेके आओगे तो सब कुछ मशीनें करेंगी, मशीनें करेंगी तो जॉब क्रिएशन डिफिकल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे दो चीजें आपकी कॉन्फ्लिक्ट में आ गई। लेकिन किसी भी हाल में जो 4 मैंने आपको गोल्स बताए, कौन कौन से गोल्स? एक है आपका ग्रोथ, दूसरा है आपका मॉडर्नाइजेशन, तीसरा है आपका सेल्फ रिलायंस, चौथा है आपका इक्विटी। ये हर प्लान में होना चाहिए। ये बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट थी और ये कहीं ना कहीं था। एग्जैक्टली 5 ईयर प्लान क्या करेंगे, कितना करेंगे, कैसे करेंगे, टाइम लिमिट के साथ, ये हमारे 5 ईयर प्लान्स ने फिक्स नहीं किया, करना चाहिए भी नहीं था। जो कि सोवियत यूनियन ने करने की कोशिश की थी और बहुत गलत तरीके से फेल हुए थे। मैं ये नहीं कहूंगा कि हमारे 5 ईयर प्लान्स एक बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी है। सक्सेस स्टोरी नहीं है तो फेलियर स्टोरी भी नहीं है। कहीं ना कहीं हमारे 5 ईयर प्लान्स फेल नहीं हुए दोस्तों, हमारे नेता फेल हुए, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के हो। और चाइना में सक्सेस उनके नेताओं की है, ना कि एज अ देश। जो कि रीजन भी है कि चाइना में जब किसी चीज को इंप्लीमेंट किया जाता है ना, एक लॉन्ग टर्म अप्रोच के साथ इंप्लीमेंट किया जाता है। और हमारे देश में सरकारें ये सोचती है कि 4 साल बाद 5 साल बाद जीते कैसे। तो इकोनॉमी की प्रोग्रेस से ज्यादा, देश के डेवलपमेंट से ज्यादा वो अगली बार जीत के कैसे आए, ये उनके लिए जरूरी होता है। फाइनली बात करते हैं द पिक्यूलियर केस ऑफ सर्विस सेक्टर इंडिया। जैसे जैसे एक कंट्री डेवलप करती है तो उस कंट्री की इकोनॉमी में एक स्ट्रक्चरल चेंज आता है। इंडिया में भी ये चेंज आया। तो शुरुआत में जब एक कंट्री नई नहीं बनती है तो ये बात लाजमी है कि उसमें एग्रीकल्चर का रोल सबसे बड़ा होता है और इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस सेक्टर का रोल छोटा होता है। ये बहुत लाजमी है, क्योंकि जब एक नई कंट्री बनेगी वो अंडर डेवलप्ड होगी। धीरे धीरे जब वो डेवलप होगी तो एग्रीकल्चर का रोल घटेगा, इंडस्ट्रीज और सर्विस सेक्टर का रोल बढ़ेगा। और नॉर्मल कर जो डेवलप्ड कंट्रीज देखी जाती है, जब एक कंट्री अंडर डेवलप से डेवलपिंग फेज में पहुंचती है, एग्रीकल्चर का रोल कम हो जाता है, इंडस्ट्री सेक्टर बहुत ज्यादा डोमिनेट करता है, सर्विस सेक्टर उठ रहा होता है। और जब वो कंट्री डेवलप्ड बन जाती है तब सर्विस सेक्टर बहुत मेजर रोल प्ले कर रहा होता है, इंडस्ट्री सेक्टर उसके बाद आता है, एग्रीकल्चर सेक्टर सबसे नीचे आता है। इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में प्रॉब्लम यह हुई है कि हम लोग सीधे अंडर डेवलप्ड फेज से डेवलप्ड फेज में पहुंच रहे हैं, डेवलपिंग स्किप हो रहा है। और डेवलप्ड फेज से पहुंच रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि हम एक्चुअली में डेवलप्ड कंट्री हो गए हैं, बट हो ये रहा है
कि हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर नीचे जा रहा है, हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर ऊपर जा रहा है, हमारा सर्विस सेक्टर ऊपर जा रहा है, बट सर्विस सेक्टर को ज़्यादा ही ऊपर जा रहा है, इंडस्ट्रियल सेक्टर उतना ऊपर नहीं जा रहा है। तो अगर आप बात करो जब हम आज़ाद हुए थे तो आज़ादी के बाद लगभग 60-70% हमारी जीडीपी एग्रीकल्चर से थी। 1990 आते आते आप देखोगे कि सर्विस सेक्टर इज 41% ऑफ अवर इकोनॉमी। आज की डेट में भी सर्विस सेक्टर सबसे बड़ा आप कह सकते हो कंट्रीब्यूटर है। 24-25% इंडस्ट्रियल सेक्टर है, 15% के लगभग आपका एग्रीकल्चर है और बाकी 50-60% सर्विस सेक्टर है। तो कुल मिला के सर्विस सेक्टर डोमिनेट कर रहा है हमारे देश में। ऐसा क्यों हो रहा है, इस चीज़ को समझ पाना थोड़ा मुश्किल है। एक्चुअली मुश्किल नहीं है, काफ़ी आसान है। इंडस्ट्रियल सेक्टर को डेवलप करने के लिए आपको अपना डेमोग्राफिक डिविडेंड डेवलप करना पड़ेगा, आपको अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा, सरकार को अपनी पॉलिसीज को एक कंसिस्टेंट तरीके से इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। वो हमारे यहाँ पे हुआ नहीं है। सरकारों की पॉलिसियाँ सरकार के साथ बदल जाती हैं, ठीक है। लोग पढ़े लिखे हैं नहीं, स्किल्ड है नहीं, तो वैसे तो ह्यूमन रिसोर्स हमारे पास बहुत ज़्यादा है, लेकिन उस ह्यूमन रिसोर्स के पास कोई स्किल नहीं है, तो उसको आप ग्राउंड लेवल पे डिप्लॉय कर नहीं सकते। और चाइना जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं, तो हम तीनों चीज़ों में बेकार है। इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं तो बाहर की इंडस्ट्री क्या ही आके लगाएंगे हमारे यहाँ। तो हमारे यहाँ सर्विस सेक्टर एक लिमिट से ज़्यादा बढ़ रहा है, खासकर 1991 के बाद सॉफ्टवेयर सर्विसेज में और बाकी सर्विसेज में सर्विस सेक्टर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। अच्छी बात है ये, बट इंडस्ट्रियल सेक्टर का बढ़ाना भी ज़रूरी है। अभी के लिए इस आर्टिकल में बस इतनी बातें करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। आई होप आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। हैव अ ग्रेट डे।